सही है. Okay. So last time we were discussing about marketing, which is a very important part for sports. लेकिन उसके साथ हमने ambush marketing भी पढ़ा, correct? कोई बताएगा anybody जिसका कोई थोड़ा बहुत ध्यान था, ambush marketing का क्या मतलब है? Getting the other by showing down the other brand using our brand value. जी, कि आप किसी दूसरी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को आप उस स्पोर्ट्स इवेंट के साथ या किसी टीम के साथ आपकी ब्रांड को एसोसिएट कर रहे हो इलीगली. ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1996 या जो भी वर्ल्ड कप हुए, फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें नाइकी ने क्या किया? नाइकी ने लोगों के हाथों में बैनर दे दिए, उसके ऊपर 6-4 लिखा था और उसके ऊपर नाइकी भी लिखा था. उसके अलावा ड्रेस कोड नाइकी 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 सभी एक पूरा एक सेक्शन ऑफ द स्टेडियम वाज बॉट बाय नाइकी और सबके ड्रेस रेड कलर और नाइकी का टिक था. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग नाइकी का पूरा वहाँ पे ऐड ही चल रहा है क्योंकि सब लोग वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप तो देखने वाले हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने वाले हैं. तो ये हो गया आप इलीगली या नॉट इलीगली कंप्लीटली, बट एक तरीके से आप अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू को आराम से विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप आपको वहाँ पे स्पेस मिल जाए और आपका प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाए, आपके सेल्स बढ़ जाए. करेक्ट. मैंने और भी एग्जांपल दिए थे, जैसे जहाँ पे कोको कोला वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996. तो उसके बाद पेप्सी ने क्या करा? पेप्सी ने बहुत बड़े से जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज थे, सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न और कार्ल हूपर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उन्होंने जो टैगलाइन रखी थी पेप्सी की, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये उनकी टैगलाइन थी. और कोको कोला की थी कि द ऑफिशियल कोला ऑफ द वर्ल्ड कप. तो ये नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट. तो ये ऐसे जो कोल्ड वॉर बहुत सालों तक चलता रहा है और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, बिकॉज दीज आर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. तो चाहे पेप्सोडेंट हो, कोको कोला हो, चाहे टाइड हो, रिन हो, या चाहे पेप्सी और कोको कोला हो. तो एम्बुश मार्केटिंग के लिए लॉज हैं, ठीक है. देयर आर स्पेसिफिक लॉज वेयर यू कैन नॉट डू मार्केटिंग इन अ वे व्हिच इज इलीगल, बिकॉज जो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप कोई करेगा ही नहीं. अरे ऐसे हम स्टेडियम में टिकट खरीद करके हम लोगों को ड्रेस कोड दे देते हैं और उस हिसाब से लोग आ जाएंगे. कोई ब्रांडिंग, कोई स्पॉन्सरशिप उस इवेंट को करेगा ही नहीं. सो नेचुरली एम्बुश मार्केटिंग के लिए कायदे बनाए गए. तो एक एक करके देखते हैं. The earliest example of general anti-ambush marketing legislation were passed in South Africa in 2001 in preparation for the 2003 World Cup. तो हम सब जानते हैं 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल तक खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी. साउथ अफ्रीका में था वो वर्ल्ड कप. The law gave the Minister of Trade and Industry the ability to designate specific event as protected. So Ministry of Trade and Industry of which country? South Africa. They were given authority, they were given the power to designate certain sports event as protected. Protection from what? From ambush marketing. तो अभी आपके Symbiosis में भी काफी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं. तो Symbiosis इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास वो अथॉरिटी है कि उस पर्टिकुलर इवेंट में कौन लोग मार्केटिंग कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली आप स्पॉन्सर्स हैं वही कर सकते हैं, उनके लोगो लग सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग हो सकती है. अब ये तो बहुत स्मॉल स्केल हो गया, बट मैं जब वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, मैं जब कोई आईपीएल की बात करता हूँ जहाँ पे पता होता है कि बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है, तो उन सिचुएशंस में लॉज हैं. तो 2003 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो साउथ अफ्रीका की थी, उनको अथॉरिटी दी गई कि आप किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को प्रोटेक्टेड स्पोर्टिंग इवेंट ऐसा आप डेजिग्नेट कर सकते हो, मेकिंग इट इलीगल टू यूज द इवेंट्स ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? लोगो. जो लोगो होता है, आईपीएल का लोगो है, आईसीसी का लोगो है, एसबीआई का लोगो है, हर कोई आज बिजनेस करता है. सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लोगो है, स्पोर्ट्स साइंस का लोगो है, हर एक इंस्टीट्यूट का आज के डेट में लोगो होता है. ट्रेडमार्क का यहाँ पे हम मतलब देखेंगे लोगो विजुअली, audibly and in promotional activities which in any way directly or indirectly is intended to be brought into association. तो चाहे डायरेक्टली वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है या इनडायरेक्टली, जैसे पेप्सी करने की कोशिश कर रहा था 1996 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ. नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट. जो टैगलाइन थी, इट वाज अ डायरेक्ट हिट ऑन कोको कोला's टैगलाइन, द ऑफिशियल गोल ऑफ द वर्ल्ड कप.
तो भाई आप इनडायरेक्टली हिट कर रहे हो कोको कोला के मार्केट को। तो तब इंडिया में ऐसा कोई कायदा था नहीं, तो पेप्सी कर पाया, बहुत जोरों शोरों से कर पाया पेप्सी, और इंडियन गवर्नमेंट उनको रोक नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बोला भाई ये तो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हमारे स्टाइल से, कहाँ लिखा है ऐसा अलाउड नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका एडवोकेट तो यही बोलेगा, लॉयर यही बोलेगा कहाँ लिखा है। सो ऑब्वियसली इट वाज ब्रॉट इनटू एसोसिएशन विद और टू अलूड टू एन इवेंट to derive special promotional benefit from the event without the consent of the organizer. तो 2003 का जो ऑर्गेनाइजर था वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड था। फीफा का जो होता है वो इंटरनेशनल जो फुटबॉल के जो एसोसिएशंस होते हैं, जहाँ कहीं भी वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे अभी इंडिया वेस्ट इंडीज बीसीसीआई एंड द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, ये दोनों ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स हैं उस इवेंट के। अगर जब मैं वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, इट इज आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई जस्ट वन ऑफ द मेंबर्स, इजंट इट। तो जो भी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो सिम्बोयसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज हो, चाहे वो भारतीय विद्यापीठ हो, चाहे वो कोई छोटा सा जिम हो, उसने अभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी अथॉरिटी होती है कि उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कौन ब्रांडिंग कर सकता है। तो छोटे छोटे आपने बॉक्स क्रिकेट के टूर्नामेंट्स देखे होंगे आपने, या फुटसाल के टूर्नामेंट देखे होंगे, स्नूकर के टूर्नामेंट देखे होंगे, तो जहाँ पे जो भी उस इवेंट को स्पॉन्सर करता है उन्हीं के लोगो, उन्हीं के ट्रेडमार्क्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजर अलाउ करता है क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, पैसा दिया है। ओके, सो पहली बार आप देखें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2003 में हुआ, क्योंकि ये बहुत रैपिडली होते जा रहा था। 1999 में भी हुआ, 1996 में भी हुआ, ये ऐसे अनऑफिशियली, क्योंकि उससे क्या होने लगा, पीपल स्टार्टेड, दे वर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन पेइंग स्पॉन्सरशिप। क्यों स्पॉन्सरशिप दें, एम्बुश मार्केटिंग कर लेते हैं ना भाई, कोई ऐसे भी कोई लॉ नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद 2011 रग्बी वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में हुआ, ओके, न्यूजीलैंड में, उसमें क्या हुआ, दे पास द सिमिलर मेजर इवेंट्स मैनेजमेंट एक्ट। न्यूजीलैंड का क्या कायदा है, मेजर इवेंट्स मैनेजमेंट एक्ट, ये न्यूजीलैंड का लॉ है। दिस स्पेसिफिक एक्ट जब मैं बोलता हूं तो रिमेंबर इट इज अ लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट कंट्री। तो आपने सरोगेसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, है ना, एक्ट, जब मैं एक्ट बोलता हूं तो कायदा होता है। तो मेजर इवेंट्स मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय न्यूजीलैंड which prohibits any promotional use of words, emblems, concepts implying association with events specifically designated as major events. तो साउथ अफ्रीका में कैसे डेजिग्नेट करते हैं, प्रोटेक्टेड इवेंट्स। न्यूजीलैंड में कैसे डेजिग्नेट करते हैं, मेजर इवेंट्स। तो जिस किसी इवेंट को वो मेजर कहते हैं तो आप वहां पे एम्बुश मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली मेजर इवेंट्स में ही एम्बुश मार्केटिंग की जाती है, वहीं पे एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे लोकल लेवल पे जो बॉक्स क्रिकेट के मैचेस होते हैं या कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे जो मैचेस होते हैं वहाँ पे कोई एम्बुश मार्केटिंग नहीं करेगा, क्योंकि एनीवेज वहाँ पे एक्सपोजर मिलने वाला है नहीं। मेजर इवेंट्स में ही होता है, ठीक है। सो बाय द नेशनल गवर्नमेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज द अथॉरिटी टू अलाउ एनी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन और कंपनी टू market in a specific sports event, they are the event organizers. Event organizers जो होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है, ओके, उसके अलावा कोई भी नहीं। The law also provides the ability for clean zones to be established around event sites for the purpose of enforcing advertising rules and providing crowd control. तो स्टेडियम के आजू बाजू में कम से कम 1 किलोमीटर तक या 500 मीटर तक वो एक क्लीन जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे क्लीन जोन मतलब आप हाइजीन की बात कर रहे हो क्या? जी नहीं। आपने देखा होगा कि स्टेडियम के जब कभी भी मैच होता है तो उसके आजू बाजू में लोग टी शर्ट्स बेच रहे होते हैं या कुछ की चेन्स या कुछ मर्चेंडाइज बेच रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की, चाहे धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट हो, बुमराह हो, या अगर जैसे ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा हो गया, तो ये आजू बाजू इनको ये बेचने के लिए बेसिकली परमिशन नहीं होती। दे डोंट हैव द परमिशन टू सेल सच थिंग्स। तो क्लीन जोन्स मतलब वहाँ पे कोई ऐसा स्टॉल नहीं खड़ा कर सकता, वहाँ पे कोई ऐसी चीजें रास्ते पे बेच नहीं सकता। तो आपने ये देखा होगा, अगर आप पुणे स्टेडियम या मुंबई स्टेडियम का भी मैच देखने गए होंगे आईपीएल के, तो यू माइट हैव नोटिस्ड दिस पीपल डू सेल। अभी ये लोग उनका कट देते रहते हैं,
पुलिस वाले या कॉर्पोरेशन वाले, जिन किसी के पास अथॉरिटी होगी, जहाँ पे अगर वो खड़ा है तो ये उसको कट देते हैं कि भाई क्योंकि ये चीज जो कर रहे हैं वो इलीगली कर रहे हैं। ओके, सो नेचुरली न्यूजीलैंड में ये आप डिक्लेयर कर सकते हो क्लीन जोन, जहाँ पे किसी भी टाइप की प्रमोशनल या एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ जो था दैट वाज विद रिगार्ड्स टू क्रिकेट वर्ल्ड कप व्हिच हेल्ड हुआ साउथ अफ्रीका में हुआ 2011 में, जो रग्बी वर्ल्ड कप हुआ न्यूजीलैंड में, उसके बारे में न्यूजीलैंड सरकार को इतना पावर दिया गया एंड ऑब्वियसली इट वाज अप्लाइड इन द 2019 वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ मेजर इवेंट वेयर यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एम्बुश मार्केटिंग। उसके बाद रूल 40 ऑफ द ओलंपिक चार्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर? चार्टर का मतलब ये होता है कि it is a document which basically lays down the activities, rules, regulations which the Olympic Committee follows, कि हम क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, किस क्वालिटी किस क्वांटिटी में हम करते हैं। सो ओलंपिक चार्टर का जो रूल नंबर 40 है उसमें बताया गया है इट फॉरबिड्स ऑल ओलंपिक एथलीट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। देखिए, ओलंपिक्स का जो एथलीट होता है उसको वैसे भी कोई ज्यादातर स्पॉन्सर करता है नहीं, है ना। इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो, क्योंकि ये ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, वैसे इंडिया में तभी भी थोड़ी हलचल बनती है, थोड़ा सा चर्चा होती है, बातचीत होती है। अदरवाइज फिर वो क्या कर रहा है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतता है तो चर्चा होगी, तभी उनको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं व्हेन दे आर प्लेइंग ओलंपिक्स। सो एट दैट टाइम दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर कंपनीज दैट आर नॉट ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक्स। तो जो ओलंपिक्स के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं उन्हीं के साथ ओलंपिक के एथलीट्स मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं और एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, आईपीएल में हम सब जानते हैं कि आईपीएल में बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं ना, ड्रीम 11 है, अन अकेडमी है, उसके अलावा वी आल्सो हैव वीवो, क्रेड, तो बहुत सारे, टाटा, है ना। उसके पहले मारुति सुजुकी ब्रेजा उसकी गाड़ी देने वाले थे मैन ऑफ द सीरीज को। तो जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, जियो, रिलायंस, है ना, उन्हीं के किंगफिशर, उन्हीं के साथ वो जो प्लेयर्स हैं सारे आईपीएल के, वो ब्रांडिंग कर सकते हैं। सडनली एमआरएफ की कोई भी आपने पैड नहीं देखी होगी आईपीएल में, एक भी नहीं। क्यों? बिकॉज एमआरएफ इज नॉट एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ, भले उस प्लेयर को वो करता है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि आपके पर्सनल स्पॉन्सर अलग रखिए, इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अलाउड नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको एमआरएफ की पैड इस्तेमाल करनी है तो यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। इतना रेगुलेट किया जाता है, एक एक्स्ट्रा स्टिकर भी लगा दिया आपने आपके पैड के ऊपर। तो सचिन के जो पैड्स है, यहाँ पे साइड में एक छोटा सा स्टिकर होता है, फ्लैग होता है, वो उसके ऊपर पेप्सी लिखा था। तो पैड चेंज करने को बोले सचिन को, नहीं चलेगा, सिर्फ एक लोगो चलेगा, सिर्फ एक, दो, क्योंकि यहाँ पे आ गया पेप्सी और यहाँ पे आ गया पेप्सी, दो स्टिकर आ गए, एक ही स्टिकर। एमआरएफ का स्टिकर, उसके भी रेगुलेशंस हैं, तो उसके हम सोचते भी नहीं है इतना पैसा इन्वॉल्व है उस चीज में। तो ऑफिशियल स्पॉन्सर ओलंपिक चार्टर में बोला गया है कि जो ऑफिशियल स्पॉन्सर ओलंपिक्स के हैं उन्हीं की आप मार्केटिंग कर सकते हो। आपके पर्सनल स्पॉन्सर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको करना है तो उनको भी बोलो ओलंपिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। पैसे का खेल है भाई, 4 साल में एक बार होता है तो वो तो करेंगे। ओके, इवन इफ दे हैव ऑफिशियल रिलेशनशिप्स विद द एडवर्टाइजर, मैंने कहा ना, इवन दो उनका कोई पर्सनल स्पॉन्सर है, उस पर्सनल स्पॉन्सर जो भी होगा, जो ओलंपिक का स्पॉन्सर नहीं है, उसको बोलना पड़ेगा भाई तू पैसे डाल ओलंपिक्स में, तभी हम तेरी ऐड हम चलाने देंगे। तो आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में जब धोनी बैटिंग करने हैं तो धोनी की ऐड चालू हो जाती है, तो उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर और जो कंपनी का या जो इवेंट का, वो इवेंट में भी पैसा डालते हैं स्पॉन्सर्स, तभी उनको अलाउ किया जाता है कि दे कैन रन देयर एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रॉडकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट। ठीक है, during a time frame that begins 9 days before the opening ceremony and end 3 days after the game's conclusion। मतलब 9 दिन पहले और 3 दिन बाद ओलंपिक्स के आपके पर्सनल स्पॉन्सरशिप्स जो भी हैं वो सब, उसकी कोई भी मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये जनरली हम नहीं जानते, अब ये अभी आपको पता चल गया, ये हम नहीं जानते, कोई भी आम आदमी नहीं जानता कि ऐसा होता है
कि ओलंपिक्स के 9 दिन पहले और ओलंपिक्स खत्म होने के 3 दिन बाद आप अगर ओलंपिक एथलीट है और आपका स्पॉन्सर ओलंपिक्स का स्पॉन्सर नहीं है, आपका पर्सनल स्पॉन्सर है, आपका उसके साथ भले ही ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, फिर भी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको करनी है तो ओलंपिक्स से आपका नाम निकाल दिया जाएगा, सिंपल। क्यों? ओलंपिक्स के बाद भी तो लॉजिकल क्वेश्चन ये भी है कि भी 9 दिन पहले क्यों, 3 दिन 2 दिन ही होना चाहिए, इतना दिन पहले क्यों? तो उनकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग चालू हो जाती है। इवन ओलंपिक्स खत्म होने के बाद भी 3 दिन हम कांग्रेचुलेशन के मैसेज, अभी पीवी सिंधु अभी गोल्ड मेडल जीती कॉमनवेल्थ में, एंड शी आल्सो वन ब्रॉन्ज इन ओलंपिक्स लास्ट टाइम, है ना। तो अमूल, आपको पता होगा सबको, अमूल दूध, अमूल आइसक्रीम, अमूल दही एक्सेट्रा, तो हमेशा वो उनकी एक ऐड होती है, जो भी कोई जीतता है, कोई रोहित शर्मा ने शतक मारा, तेंदुलकर ने शतक मारा, तो वो कुछ टैगलाइन बना के बहुत बड़ा उनका कार्टून बनाते हैं। हाँ, मोमेंट मार्केटिंग कहते हैं, करेक्ट। तो मोमेंट वो करने गए, पीवी सिंधु का और अमूल का कोई लेना देना नहीं, तो उसके बहुत सारे लोगों ने इसको मोमेंट मार्केटिंग कहा जाता है कि दे डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम सिंधु, नाइदर हर एजेंट और मैनेजर, और उन्होंने ये सारे, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशंस का मैसेज था। लेकिन अगर कांग्रेचुलेशन करना है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स क्यों दिखा रहे हो उसमें? तो इनडायरेक्टली आप एडवर्टाइज ही कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का। लोग देखेंगे सिंधु जीत गई, लेकिन अमूल का बटर या अमूल का दूध भी खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका प्रोडक्ट का बहुत बड़ा पैटर्न लगा दिया है। एंड इट आल्सो क्रिएट्स अ गुडविल इन द मार्केट रिगार्डिंग द कंपनी। अरे इतने 100, 200, 300 कंपनी है, ओएनजीसी ने तो नहीं किया, भारत पेट्रोलियम ने तो नहीं किया, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उन्होंने भी ऐसा कोई ऐड नहीं किया। ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इन्होंने तो कोई ऐसी ऐड नहीं करी। अमूल ने क्यों करा? तो गुडविल होता है ना, अरे अपने एथलीट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, अपने एथलीट्स को ये कुछ नहीं, हाँ कांग्रेचुलेशंस कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने प्रोडक्ट्स भी तो दिखा रहे हो। अमूल इज अ ब्रांड, सब जानते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है ना अमूल, दूध का, दही, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली। सिंधु के लॉयर ने केस कर दी, सारे हटाने को कहा, ये सारे जहाज, क्योंकि हर सिटी में, हर चौराहे पे ये बहुत सारे कंपनीज ने किया। ये मोमेंट मार्केटिंग है, मैं आगे यही पढ़ाने वाला था। तो ये एम्बुश मार्केटिंग का एक छोटा सा एक सब पार्ट है कि कैसे लोग अपने आप को किसी के सक्सेस, अगर हार जाती, बैड लक सिद्धू, नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा आता नहीं। जीती तो आया, हार गई होती तो नोबडी केयर्स, है ना। कितने सारे एथलीट्स गए थे हमारे, 100 का कुछ कंटिजेंट था ओलंपिक्स में, जो हारे उनके बारे में नाम भी जानते हो आप लोग? नहीं। बट सडनली कोई जीत जाता है तो कांग्रेचुलेट करते हो, हार जाने के बाद तो कोई नहीं बोलता बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बैड लगा, बहुत बड़ा बैनर उनका नहीं लगाते। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं कि ये अलाउड नहीं है। तो इसीलिए 3 दिन बाद, क्योंकि जीतने के बाद भी उनकी सेरेमनी होती है, उसके बाद भी 3 दिन तक चर्चा चालू रहती है। मैं तो बोलता हफ्ता भर कर दूं, क्योंकि कंपनीज आर जस्ट वेटिंग टू मेक एडवर्टाइजमेंट्स, कैसे लोगों को वो कैश इन कर ले, और अपना वो अपनी जगह पे सही है, बिजनेस है ना, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। सो वो उनका बिजनेस है, ये वो अपना काम करेंगे। तो उनके बिजनेस में कुछ रेगुलेट करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। रूल नंबर 40 ओलंपिक चार्टर, समझ में आ रहा है? अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आगे बढ़ते। यूके पास्ड द लंदन ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स एक्ट 2006 में एक कायदा पास किया prior to the 2012 Summer Olympics, on top of existing laws providing special protection for Olympic symbols, वो जो rings होती हैं वो symbol है Olympics का। The act banned the use of the words 2012 games by non-sponsors। आप 2012 भी नहीं लिख सकते, आपके प्रोडक्ट को 2012 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि it is linked to Olympics। इतना बड़ा लंदन में बनाया गया ये कायदा। And games by non-sponsors either together or with words or concept relating to the event such as gold, silver, bronze, medals, summer, sponsors or London to imply an association with the games। ये सारे जो words हैं, gold, silver, ये कहीं भी आप आपके ऐड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना स्ट्रिक्ट लॉ पास किया गया लंदन में, यूके में।
Okay, so the London Olympic Games and Paralympic Games Act also announced plans to enforce these rules in the internet keyword advertising marketing. कीवर्ड मतलब कि आप जब गूगल पे कुछ भी वर्ड डालते हो, ठीक है, कि आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ कीवर्ड की MBA इन स्पोर्ट्स, ऐसा गूगल किया होगा आपने यहाँ पे आने से पहले, है ना? जो भी आप LLB कोर्सेज या MBA कोर्सेज या हम करते हैं ना गूगल थिएटर नियर बाय मी, होटल नियर बाय मी, तो हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालते हैं जिसके बेसिस पे गूगल की जो सर्च इंजन है वो चलती है। तो अगर आप समर लिखोगे, गोल्ड लिखोगे, तो उस वक्त 2012 के जो ओलंपिक्स है वो ओलंपिक्स की ही न्यूज दिखाएगा। तो ये इंटरनेट में भी आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनके नाम इसके सिमिलर नहीं हो सकते। summergold.com, summergold.com, तो कहीं ना कहीं समर 2012 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल ऐसा कुछ तो लिंकिंग हो रहा है, ये भी अलाउड नहीं था। क्योंकि जब कभी भी ऐसा कोई मेगा इवेंट, मेजर इवेंट आता है तो ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट्स आ जाते हैं which try to show that they are associated to that particular major or that particular protected event. यूके में बहुत स्ट्रिक्ट कायदा है, इंग्लैंड में कुछ नहीं चलता है। उसके स्टेडियम के आसपास भी आप कुछ बेच नहीं सकते। इंडिया में चलता है, इंडिया में चिल, रोहित विराट के टी-शर्ट आपको ऐसे एंट्री गेट पे मिल जाएंगे, है ना? बाहर 2-3 किलोमीटर बाहर खरीदने जाओ तो 500 रुपए, और गेट पे खरीदो 50 रुपए। अरे ले लो साहब 50 का है, हाँ ठीक है चल, आया हम 4 ले रहे हैं, चल देता है क्या 150 में, हाँ समझ लो। तो ये होता है, आप जब स्टेडियम के अंदर जाने वाले होते हैं और उसको पता है कि अंदर चले गए तो भाई बाहर तो आओगे नहीं, क्योंकि बाहर आने के बाद फिर से आपको ईडेबल, क्योंकि बाहर क्यों आते हो स्टेडियम के, कुछ खाना खरीदने के लिए, अलाउड नहीं है स्टेडियम के अंदर। आप बाहर से खाना अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको अंदर का ही खाना खरीदना पड़ेगा, अंदर के ही वाटर बॉटल्स खरीदने पड़ेंगे जो 20 रुपए की बिस्तर आपको 40 या 60 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स उस स्टेडियम में बना रखे हैं, और टिकट में लिखा होता है ना, टिकट खरीदते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो हम नहीं जानते। समझ में? सम ऑफ द एंटी एम्बुश मार्केटिंग लेजिस्लेशन। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स एज वर्कप्लेस। देखिए हमारे देश में कायदा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, ऐसा कायदा है हमारे देश में। तो स्पोर्ट्स भी एक वर्क स्पेस है, क्योंकि एथलीट का वो काम है, ठीक है। और अगर जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे भी हमारा जॉब है या जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है, वहाँ पे अगर हम किसी भी टाइप की हैरेसमेंट या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम उस कायदे के अंतर्गत स्पेसिफिकली लड़कियां, they can file the case, they can file a complaint to that specific organizer. So जैसे मैंने आपको बोला 2013 में प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस। तो प्लीज ये कायदा औरतों के लिए है। अगर कोई मैन है, अगर कोई पुरुष है, उसको भी अगर कोई लड़की सेक्सुअली हैरेस करती है तो वो इस कायदे में नहीं आएगा। तो आई नो सम ऑफ द बॉयज और गर्ल्स आर स्माइलिंग, अरे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मैन, कौन है भाई ये मैन? बट ऐसा केसेस हुआ है जहाँ पे लड़कों को भी लड़कियों ने या सीनियर को ही उनको तकलीफ दी है, हैरेस किया है। ऐसे भी केसेस हुए हैं, लेकिन इस कायदे के अंतर्गत नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, ठीक है। तो आपने सुना होगा स्पोर्ट्स एथलीट्स, लड़कियां जो होती हैं, दे फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट देयर कोच या उनके मैनेजर्स कि ये हमको इनएप्रोप्रिएटली टच करा या इनएप्रोप्रिएटली हमको अप्रोच किया, क्योंकि डेफिनेशन जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की वो बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत ब्रॉड है, हम समझ भी नहीं सकते। हमने मजाक मस्ती में कुछ बोल दिया और उस लड़की को बुरा लगा या उस लड़की को गंदा लगा, आप लंबा अंदर जाओगे, लंबा। देखते हैं कितना। The Act defines sexual harassment at the workplace and creates a mechanism for redressal of complaints. It also provides safeguards against false or malicious charges. हाँ, अगर कोई false charge करता है तो उसके लिए भी उनके पास प्रोसीजर है कि भाई अगर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है तो फिर कोई ना कोई वो जो बंदा है वो एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो, इट इज हिज डिस्क्रिशन। इस केस में अगर आप देखें, सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट को वो प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, रिड्रेस भी कर रहे हैं। कैसे?
बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोसीजर। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंपनी जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उसके अंदर औरतें हैं, तो दे विल हैव टू प्रोवाइड अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट सेल। कंप्लेंट सेल आपको वहां पे स्पेसिफिकली अलोकेट करना पड़ेगा, जिसमें वन ऑफ द पर्सनल इन दैट कंप्लेंट सेल विल बी अ वुमन। एक औरत होना जरूरी है, क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है ना? तो एक औरत होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये सेल जो है, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट सेल, ये मैंडेटरी है। जहां कहीं पे भी अगर आप बात करें, व्हेनेवर इट कम्स टू एनी कंपनी व्हिच इज हैविंग मिनिमम 10 एम्प्लॉइज, समझ में आ रहा है? 2-3 होगा तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड वुमन हु will get protection under the act is extremely wide to cover all women irrespective of her age or employment status, whether in the organized or unorganized sector, public or private, and covers clients, customers, domestic workers as well। काम वाली भाई, सब्जी बेचने वाली, वो भी आ जाएगी इसके अंदर। ओके, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स की भाई कोई एडवोकेट है, उसकी कोई क्लाइंट है, वो भी कर सकती है। कस्टमर भी हो सकती है, किसी शॉप पे कोई चीज खरीदने गई और वहां पे हैरेस किया गया। तो इसका डेफिनेशन और इसका स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉड है। जहाँ कहीं पे भी औरतों को फील होता है अनकंफर्टेबल, जहाँ पे लगता है कि कोई पर्सन है जो उनके पास अनकंफर्टेबली अप्रोच कर रहा है, सो दे कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन एंड देयर विल बी अ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, बट अगर कुछ एक्सट्रीम हो गया तो फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है। उस पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, उस पर्सन को कंपनी से निकाल दिया जा सकता है, या उस पर्सन को डिमोट भी कर दिया जा सकता है। तो वो कंपनी अपने हिसाब से जो भी उसकी पॉलिसी होगी उसको रिमूव कर देंगे उस पोजीशन से, या उन दोनों को अलग अलग काम करने को भी बोल सकते हैं कि अगर कोई छोटा सा मैटर है जिसको अकॉर्डिंग टू द सेल को लगता है कि इसको इतना सीरियस वेटेज नहीं देना चाहिए, तो दोनों को अलग अलग टीम में शिफ्ट कर देंगे कि आप इस टीम में जाइए, आप वहाँ टीम में जाइए, आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। ऐसे अलग अलग चीजें की जाती है। द कमिटी इज रिक्वायर्ड, मैंने बोला है कि एक कमिटी होती है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। 3 महीने के अंदर जब लड़की कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो 90 डेज पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा। On completion of the inquiry, the report will be sent to the employer or the district officer. They are mandated to take action on the report within 60 days. तो 3 महीने के अंदर आपने इंक्वायरी कंप्लीट की, इंक्वायरी खत्म होने के बाद जो उसकी कंप्लेंट या उसकी जो रिपोर्ट है, वो एम्प्लॉयर या जो भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर के अगर केस है, पुलिस इन्वॉल्व है, तो उनको एक बार कंप्लीटेड फुलफिल पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद 2 महीने के अंदर उनको एक्शन लेना पड़ेगा। सो मैक्सिमम 5 महीने में आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 महीने से अगर ज्यादा डिले कर रहे हो, द वुमन कैन अगेन कंप्लेंट एंड अपील। 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, सो इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days, and after completion of the inquiry within 60 days, within 2 months, the employer or the district officer will have to take action against that man depending upon that report। कि अगर false complaint है तो औरत के खिलाफ एक्शन ली जाएगी, और अगर सही प्रूव हो जाता है, सीसीटीवी में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो बंदा है उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट। अभी तक कोई डाउट है? इजी, ओके। Every employer is required to constitute an internal complaints committee। मैंने बोला था कमिटी एक सेल, आपको नॉमेनक्लेचर आप जो भी चाहे दे सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद इन 10 और मोर एम्प्लॉइज। मैंने ये आपको बोला था कि 10 या 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉइज होंगे तो आपको वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बैठानी पड़ेगी, जहाँ पे सर्टेन ऑफिशियल्स होंगे। ओके, the district officer is required to constitute a local complaints committee at each district and if required at the block level। तो जी हाँ, एक I was in Symbiosis Law School, वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होती है, so वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी थी। I don't know यहाँ पे है नहीं है,
तो चाहिए, तो अगर वहाँ पे भी वो लड़की जाके कंप्लेंट कर सकती है कि ऐसा ऐसा बुरा बर्ताव या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको समझाइए। अलग तरीके से भी कंप्लेंट कर सकते हो आप, ओरली भी कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। जब रिटर्न होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है, वो रिकॉर्ड पे चल जाता है। तो वही है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके, 10 या 10 से ज्यादा लोग जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं और थे इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अंडर विच लॉ? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2013। ओके, स्पोर्ट्स एज अ वर्क स्पेस की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एथलीट्स, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे वो उनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे वो रोज डेली जाते आती हैं, या कोई सारी एथलीट्स होती है कि जॉब भी करती है, प्रैक्टिस भी करती है, तो कहीं पे भी अगर उनको तकलीफ हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो इस कमेटी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, The complaints committee have the powers of civil courts for gathering evidence। तो अभी आप बोलोगे सर सिविल कोर्ट की क्या पावर होती है? सिविल कोर्ट मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल कोर्ट होता है, जहाँ पे आप सिविल सूट्स फाइल करते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो गई है, पार्टनरशिप एक्ट है, डिवोर्स के केसेस हैं, या आपका लैंड रेवेन्यू रिलेटेड केसेस हैं, तो ये सारे केसेस आप सिविल सूट में फाइल करते हो। वहाँ उनके क्या पावर्स होते हैं? दे कैन समन पीपल। समन करना मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट में बुलाना। तो ये जो कमिटी है वो समन कर सकती है, मतलब उस पर्टिकुलर जो अक्यूज्ड है उसको बुलाएगी कि आप इधर आओ, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो दे कैन समन, दे कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, दे कैन कॉल फॉर सीसीटीवी फुटेज। जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी उनके पास पावर्स दी गई है, वो सारी की सारी इस कायदे में मेंशन की गई है कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सिविल कोर्ट करता है। तो इतना उस कमिटी के पास पावर होती है। बस यही है, जजमेंट नहीं पास कर सकते। जजमेंट कौन पास करेगा? वो रिपोर्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी, एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो इसके उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लेगा। कमिटी डिसीजन नहीं ले सकती, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये एक्शन आप लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अभी तक कोई डाउट है? हाँ, नॉर्मली कंपनी के लोग होते हैं, पर उसमें से तीन मेंबर होते हैं। तीन नॉर्मली 3 लोग होते हैं, उन 3 में से एक औरत होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया रिक्वायर्ड। उसके अलावा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। हाँ बोलो। अगर चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे, वो लड़की, भाई फेक केसेस का तो बहुत प्रमाण बढ़ते जा रहा है, लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, बदनामी हो जाती है। अगर कल वो केस प्रूव भी हो गई कि भाई इनोसेंट है, फिर भी सोसाइटी या समाज क्या बोलता है कि इसने पैसे खिलाए होंगे, इसने कुछ ना कुछ, ये दिस इज द वे आवर सोसाइटी थिंक्स कि भाई लड़के की ही गलती होगी। बट अभी हम देख रहे हैं कि कई बार फेक केसेस होते हैं, और जैसे अगर लड़की ने चार्जेस की कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, प्रूव करना पड़ता है। बस बोल दिया और एक्शन थोड़ी ना लेंगे। द कमिटी हैज टू डू अ कंप्लीट इंक्वायरी, किसी ने देखा, सीसीटीवी फुटेज था, आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, आपके पास कोई फोटोग्राफ है, कुछ तो होगा। क्योंकि ऐसे जाके कोई हैरास नहीं करता है, वो इट्स अ स्टेप वाइज होता है कई बार कि धीरे धीरे वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, फिर स्माइलीज भेजेंगे, फिर फॉरवर्ड जोक करेंगे, सम सेक्सुअल जोक्स कंटेंट करेंगे, धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है। अगर लड़की ने बोल दिया कि मुझे ऐसे जोक फॉरवर्ड मत करो, तो मत करो, बात खत्म। नो एक शब्द नहीं, अपने आप में ही एक वाक्य है। नो है ना, पिंक मूवी, अमिताभ बच्चन, उसने बोल दिया मुझे फॉरवर्ड मत करो, कुछ भी फॉरवर्ड मत करो, किसी और को करो, है ना। वो नहीं बोल रही तो इसे भैया ओके डन, अच्छा ओके डन, अपने पास क्या है, टेंशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, अगर वो नहीं बोल रही है तो बात खत्म। सो सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन फिर भी आप नहीं मजाक मस्ती में उस चीज को ले रहे हो, अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, बिकॉज उसके पास सारा व्हाट्सएप चैट हो गया। आप बोलोगे मैंने डिलीट कर दिया, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ, यू कैन रिट्रीव द डेटा, सारा का सारा डेटा रिट्रीव कर सकते हो।
आप में से कितने लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप का चैट मैंने डिलीट कर दिया तो सभी का डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो गया? किसको लगता है ऐसे? आपका इंटरनेट का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता। आपने फेसबुक इंस्टाग्राम से कई अपलोड्स किए होंगे, बाद में बहुत सालों के बाद मैंने क्या मैं लुकिंग चाइल्डिश हो रही है, चलो डिलीट कर दूँ। प्रोफेशनल लाइफ में ये कोई देखेगा तो हंसेगा, तो आप डिलीट कर देते हो आपके प्रोफाइल में से। ऑब्वियसली आम जनता है वो नहीं देख पाएगी, लेकिन कल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई बैठ गया पुलिस वाले, वो सारा का सारा आपका प्रोफाइल विद डिलीटेड कंटेंट सब रिट्रीव कर सकती है। भले वो 15 साल पहले की हुई अपलोड हो, डिलीट की हो, उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ जी, it is supposed to be encrypted for the normal people and WhatsApp engineers, that's it, not for police department, specifically for investigation and law and order। पुलिस के लिए सब डिक्रिप्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास पावर्स है ना इन्वेस्टिगेशन के। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है लड़की, तो सच है या झूठ है वो साबित करने के लिए मुझे इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू सी द रियल मैसेज, क्या मैसेज था। समझ में आया? पुलिस वालों के पास पावर्स हैं और वो सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, साइबर एथिकल हैकिंग, साइबर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस्तेमाल करके सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यही आजकल सोशल मीडिया की वजह से हाँ दोस्ती हो जाती है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है कि नहीं? सो फूक फूक के कदम रखो, वरना नीचे खड्डा है नहीं है पता नहीं, गिर गए, ऊपर से सिर्फ लग रहा है कवर है लेकिन वो बहुत नाजुक है, मेरा वेट नहीं हैंडल कर पाया, टूट गया गए। तो इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन व्हिच आई टेल टू एवरीवन। The inquiry process under the Act should be confidential, and the Act lays down a penalty of ₹5,000 on the person who has breached confidentiality। हाँ जी। उसको पहले तो उसको कमेटी मेंबर के खिलाफ ही अगर केस हो गई तो कमेटी मेंबर को हटा के दूसरा कमेटी मेंबर बनाया जाएगा, क्योंकि वो तो बायस हो जाएगा ना पूरा इंक्वायरी। सिंपल, बात खत्म। इसको यही कमेटी मेंबर है भाई, ये क्या जज के खिलाफ ही केस करते हैं, वही जज है, ये नहीं हो सकता। तो दैट टाइम द जज, वो जो मेंबर होगा वो हटा के दूसरा मेंबर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। सिंपल। और ये कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। लड़की का नाम नहीं रखा तो भी चलता है, लेकिन लड़की का नाम कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। पर हाँ, अगर लड़के ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा नाम रखिए कॉन्फिडेंशियल, कर सकता है रिक्वेस्ट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जिस किसी ने ये कॉन्फिडेंशियलिटी स्पेसिफिकली अगर लड़की का नाम डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर उस पर्टिकुलर मेंबर, जो भी इंक्वायरी का मेंबर होगा, उसको 5,000 का फी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार पता ही नहीं चलता किसने ब्रीच किया कॉन्फिडेंशियलिटी, किसने किया पता नहीं चलता। अब उसके लिए अलग इंक्वायरी करोगे, तो यही है किस किस को उसको पता था, उसमें से वही भाई पकड़ा जाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन। बट आई एम सेइंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंक्वायरी, कि नाम डिस्क्लोज मत कीजिए क्योंकि बदनाम हो जाती है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। द एक्ट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू कंडक्ट एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स एंड डेवलप पॉलिसीज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट अमंग अदर ऑब्लिगेशंस। तो कई सारे कॉर्पोरेशंस, कंपनीज में सेक्सुअल हैरेसमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, कि जो नॉर्मली हम बातचीत कर रहे होते हैं नॉर्मल लाइफ में, जो हमें लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन दैट कैन अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये हम नहीं बोल सकते, मतलब ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या हैव यू सीन द मूवी ऐतराज, अक्षय कुमार की? उसमें करीना कपूर उसकी वाइफ होती है और प्रियंका चोपड़ा उसकी बॉस। प्रियंका चोपड़ा इज हर एक्स, उसकी एक्स फॉर्मर गर्लफ्रेंड, एंड शी एडवांसेस एंड सेज कि मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखो, मैं तुम्हें मेरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दूंगी, तुम्हारी लाइफ बना दूंगी। सो बेसिकली प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार को बोल रही है कि यू बिकम माय रखेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज में। अक्षय कुमार नहीं बोलता है, शी गेट्स एंग्री एंड शी फाइल्स अ रेप केस अगेंस्ट हिम। तो अक्षय कुमार की उस कंपनी में जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसको बुलाया जाता है, रिसेप्शनिस्ट कंपनी की,
उसको बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है कि भाई ये कैसे हैं, वो अच्छे हैं सर, अच्छी बात करते हैं, ही इज अ वेरी गुड पर्सन अक्षय कुमार। तो एडवोकेट पूछता है सर हाँ वो रोज जब सुबह आते हैं आपको जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आपके बम्प पे वो कोई हाथ में फाइल हो या मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो ऐसे मारते हैं बम्प पे पीछे, गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं मजाक मस्ती में। मूवी जैसे नॉर्मल कोई देख रहा तो बोलेगा हाँ ठीक है, तो उसने कहा हाँ सर ये ऐसा रोज करते हैं, तो क्या इमेज क्रिएट होगी? वो नॉर्मल रोज कर रहा है, वो हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है लड़की, हाँ क्या क्या अक्षय कुमार है भाई, हीरो है ना भाई पिक्चर का, वो तो हंसेगी। हम लोगों को कान के नीचे बजा के दी अबे क्या मार रहा है क्या आपका, ऑब्वियसली ना, अगर किसी को ऐसा किया बम पे मार, अनलेस यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग है दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन इस सिचुएशन में कोर्ट में पूरी अलग इमेज बन गई ना अक्षय की। उसकी करीना कपूर बीवी एडवोकेट होती है तो वो लड़ती है, पर हर किसी की बीवी थोड़ी ना एडवोकेट है, पहले तो तलाक मांगेगी बीवी तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको कि छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मल लाइफ में कैजुअली बोल देते हैं। अभी सलमान खान बोल देता है कि वो सुल्तान मूवी में मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेन के साथ भाग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरा रेप हो गया। कितना बड़ा आउटरोर हो गया, रेप हो गया, हाउ कैन ही से दैट? उसको पता भी है कि वो क्या बता रहे हैं, उसने, हम जनरली बोलते हैं ना ऐसा, क्या यार कितनी पढ़ाई है, रेप हो गया, बाप रे, हम जनरली ऐसे लड़के बोलते हैं, बट उसके जो रिपरकशंस हैं, मजाक मस्ती में बोला हुआ शब्द या इवन इन जनरली बोला हुआ शब्द, उसके रिपरकशन क्या होंगे अगर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया तो। हम कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये सेक्सुअल है, ये रेप या असॉल्ट, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों को पूछा जाएगा आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्या बार बार? आप हाँ ही बोलोगे ना कोर्ट में, हाँ ये करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, बस आपको इतना ही पूछा है मैंने, आगे आपको एक्सप्लेनेशन करने ही नहीं देंगे, हाँ या ना, हाँ इस्तेमाल करते हैं मतलब ये बंदा ऐसा है। सेम अप्लाइज टू गर्ल्स, लड़कियों को भी यही अप्लाई होता है। कपड़े कैसे पहनती हैं आप उस पब में गई थी, आपके पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल खोल के देखिए, हाथ में शराब की बोतल है, आप चीयर्स कर रही हो, उससे कैरेक्टराइजेशन होता है कोर्ट में आपकी, क्या कैरेक्टर क्या है। इसके लिए बहुत लोग लॉ में आते नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और आपको और कोई कोर्ट भी जाना नहीं चाहता है, समझ में आ रहा है? पेनल्टीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर ने ये प्रोसीजर, ये कंप्लेंट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टैब्लिश नहीं की, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस करने के बावजूद एक्शन नहीं लिया तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एम्प्लॉयर के खिलाफ। नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 50,000 रुपीज। तो अगर आप में से अगर कोई कल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपका कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे लड़के लड़कियाँ प्रैक्टिस करने, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल खेले, तो प्लीज अपने कोचेस को इसके बारे में बताओ, मैं 50,000 रुपए फाइन नहीं भरना चाहता और 10 लोगों से कम लोगों को जॉब दो, कीप इट लेस देन 10, है ना, वो कंडीशन है ना। हाँ मेरे पास 4 ही लोग हैं, बात खत्म। पर अगर हैरेसमेंट हुआ तो बात चालू, फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो 50,000 तक की फाइन लग सकती है। रिपीटेड वायलेशंस may lead to higher penalties and cancellation of license or deregistration to conduct business। आपका बिजनेस बंद, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके एकेडमी में, आपके कॉलेज में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में हैरेसमेंट होता है, ये चौथी, पांचवी, छठी केस हो गई, आप कुछ एक्शन नहीं लेते, आपका बिजनेस बंद, ताला, ठीक है। Government can order an officer to inspect workspace, workplace and records related to sexual harassment in any organization। पुलिस आएगी, अगर आप लोग इंक्वायरी ठीक से नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट कैन ऑथराइज द पुलिस टू एंटर योर प्रीमाइसेस एंड टू सर्च ऑल द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अगर सीसीटीवी है, अगर जो लोगों के मोबाइल्स हैं, व्हाट्सएप डेटा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ। अंडर द एक्ट व्हिच आल्सो कवर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, मेरी नौकरी खतरे में है ना, बच्चों को एम्पावर कर रहा हूँ। It under this act which also covers students in schools and colleges as well as patients in hospitals, employers and local authorities will have to set up a grievance committee to investigate all complaints। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको अगेन 50,000 रुपए की फाइन लग सकती है। तो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन जहाँ पे
औरतें हैं, लड़के हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट यहाँ पे आपको। बट जब इट्स अ स्कूल और इट्स अ हॉस्पिटल और इट्स अ लोकल अथॉरिटी, तब कमिटी का नाम क्या है? ग्रीवियंस कमिटी। ग्रीवियंस कमिटी। तो नॉमेनक्लेचर आप कुछ भी रख सकते हो, बट देयर हैज टू बी अ कमिटी। उसके बाद 2013 में एक नया अमेंडमेंट किया गया इंडियन पीनल कोड में, बिकॉज 2012 में निर्भया का केस हुआ था। निर्भया के केस के बाद हमारे इंडियन पीनल कोड में काफी अमेंडमेंट्स किए गए। उसके अंदर सेक्शन 354 जो है आईपीसी का, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इट इज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 354 was added to IPC that stipulates what consists of a sexual harassment offence and what the penalty shall be for a man committing such an offence. Section 354 A, B, C, D. Stalking is an offence. Voyeurism is an offence. Electronic stalking is also an offence. ये सर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉकिंग क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? ई स्टॉकिंग, इट्स एन ऑफेंस। वोयरिज्म का मतलब, वोयरिज्म कि किसी पर्सन को, स्पेसिफिकली लड़की को, अगर कोई प्राइवेट एक्ट, अब प्राइवेट एक्ट का डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइवेट एक्ट करते समय अगर आपने फोटो खींची, रिकॉर्ड कर लिया, कौन सा मूवी था? दृश्यम, याद है दृश्यम? अजय देवगन का, पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ देते हैं उसको। अगर देखो मूवी, अच्छा मूवी है। तो अगर किसी लड़की कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, तो आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे कपड़े चेंजिंग रूम्स में वो कैमरा लगाए होते हैं, उससे लड़की को कोई मतलब कपड़े चेंज कर रही है या कोई प्राइवेट एक्टिविटी में कुछ कर रही है, तो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्राइम है। स्टॉकिंग क्राइम, ई स्टॉकिंग समझ सकता हूँ कि लड़की के पीछे 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 उसके घर तक चले गए, उसके कहाँ काम करती है वहाँ उसके पीछे 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 घूम रहे हो। ई स्टॉकिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टॉकिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल पर स्टॉक करना, हर एक आप में से सोशल मीडिया पे लोग कौन एक्टिव, कौन है एक्टिव जहाँ पे आप जैसे एंजॉयिंग मूवी एट आइनॉक्स, हैविंग फन एट मेनलैंड चाइना, लिविंग माय लाइफ इन महाबलेश्वर ऑन वीकेंड्स। सिर्फ वीकेंड्स पे ही लोग जीते हैं, उसके अलावा ये लोग जीते नहीं हैं। तो ऐसे कौन है, ऐसे जो अपना लोकेशन, टाइम अपने साथ अपने दोस्तों को भी टैग करते हैं, ऐसा कौन है? अरे करो ना तुम, पुरुष में क्या, मैं भी करता हूँ कभी, मैं अपने आप को टैग करता हूँ, बहुत अलग है। हाँ बस, और कोई नहीं करता। कोई लोकेशन, आपके फ्रेंड्स को टैग नहीं करता, या क्या कहते हैं जो होता है ना, स्माइली फीलिंग्स भी डालते हैं ना, कोई कोई फीलिंग नॉस्टैल्जिक, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग स्ट्रॉन्ग। कम ऑन गाइस, क्या पता भी नहीं है आपको? ये है ना, पता है, सबको पता है, सबको पता होता है, पता तो कोई नहीं। ये ना दिख रहा है, चेहरे से लग रहा है। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? आपकी सारी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, और आपको ये पता है कि आपके प्रोफाइल को फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब फेसबुक की बात कर रहा हूँ, विदाउट सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट यू कैन फॉलो अ प्रोफाइल, राइट नाउ नहीं कर सकते, है ना? अब नहीं कर सकते अब। हाँ अभी तो प्राइवेट, अभी तो लॉक ही हो गया ना, अभी तो पूरा आप शिट है, तो पूरा प्रोफाइल ही लॉक हो जाता है, वरना प्रोफाइल में हम अंदर जाएंगे, उसके अंदर फोटोज देखेंगे, तो ये इट कैन बी स्टॉकिंग कि एक तरीके से वो कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है, एंड वाइस वर्सा आल्सो, लड़का भी स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स किए गए, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, ये सारी चीजें ऐड की गई आईपीसी में जो पहले नहीं थी। ईव टीजिंग क्राइम है अभी 2013 के बाद, तो बैंड बजने में टाइम नहीं लगेगी, और पुलिस वाले जो ट्रीटमेंट देते हैं ना इस केसेस में, बहुत सारे, क्या नाम दिया है? ईव टीजिंग, छेड़ना लड़कियों को, सीटी मारना, आंख मारना, और लड़की फिर लड़की क्या क्या मारेगी वो सोचिए, ठीक है। पेनल्टीज रेंज फ्रॉम 1 to 3 years, 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है आपको मतलब जो भी वो करेगा वो। And fine. Additionally, with sexual harassment being a crime, employers are obligated to report offences. Employer के अगर आपका बिजनेस है, आपके ऑफिस में अगर ऐसा कुछ केस हुआ है, you will have to inform the authorities. आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन कई बार एम्प्लॉयर ही बोलता है, क्योंकि आपका कंपनी का नाम खराब हो सकता है,
तो आप समझाते हो, शांत हो जाओ, मैटर यहाँ पे बहुत सारे, मतलब 90% ऑफ द केसेस पीछे ले लो, छोड़ो, हम करते हैं, उसको ट्रांसफर करा देते हैं उसकी, या उसको किसी दूसरे ब्रांच में भेज देते हैं, ऐसा करके वो मैटर को वहीं पे दबा देते हैं, ठीक है। और पुलिस वाले भी ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात छोड़ो। और आईपीसी के साथ अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट्स एंड आईपीसी, ब्रेक की बात करेंगे, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल डू स्पोर्ट्स एंड आईपीसी। अभी वर्क स्पेस का आई थिंक आपको काफी समझ में आ गया होगा, लॉ की प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट।